प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मिशन 400 प्लस में जुटे हुए और इसी गाड़ी में बीती रात उन्होंने करीब 11 घंटे तक मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन एजेंडे पर केंद्र में विकास रहा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की गई। अगले 5 सालों के एक्शन प्लान पर यहां बातचीत हुई। साथ ही तीसरी बार सत्ता में आने पर नई सरकार के लिए 100 दिनों के एक्शन प्लान पर भी मंथन हुआ। रविवार सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, जो कि रात में 9:30 बजे समाप्त हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मीटिंग में मौजूद मंत्रियों को आगाह किया और कहा कि वो बोलने से परहेज करें, कुछ भी सोच समझकर ही बोलें। उन्होंने डीप फेक को लेकर भी मंत्रियों को आगाह किया। साथ ही कहा कि अगर आपको बोलना है तो आप योजनाओं पर बोलें, विवादित बयानों से बचें। पीएम ने मंत्रियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जाइए और जीत कर आइए, जल्द फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन तय कर दिया। लक्ष्य एनडीए को 400 से ज्यादा सीट और बीजेपी को 370 से ज्यादा सीट दिलाने का है और इसी मकसद से प्रधानमंत्री मिशन में जुटे हैं। महज 5 दिन के भीतर वो फिर से दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। आज वो तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं आज शाम को वो तमिलनाडु में कलपक्कम में पहुंचेंगे, जहां पर दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। वैसे आज से लेकर 6 मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी चुनावी दौरे पर हैं और कल वो तेलंगाना के संगारेड्डी और ओडिशा के जाजपुर जाएंगे। वहीं 6 मार्च को कोलकाता और बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मिशन 400 को लेकर ये लगातार उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है और दक्षिणी राज्यों के वो दौरे पर हैं। कल पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली हुई। इस रैली का आयोजन आरजेडी की तरफ से किया गया, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेफ्ट के नेता भी यहां दिखे। सभी ने एक आवाज में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील की और इस रैली में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला। तो अन्य नेताओं ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भी टारगेट किया। रैली के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि देश की राजनीति के नव सेंटर बिहार से निकला है। तूफान बता रहा है कि अगली सरकार गठबंधन इंडिया की बनने जा रही है। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। ये जो आरोप लगाते हैं, परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। पटना में आयोजित रैली में हुए विपक्ष के हमले को लेकर बीजेपी ने भी मौका नहीं गंवाया और उसके बाद तुरंत पलटवार किया गया। चोर दरवाजा से ये आगे और आकर के उसमें भी नियुक्ति घोटाला का जो इनको अनुभव था वो खेल में लग गए। मुख्यमंत्री बाहर इसीलिए किए, ये गड़बड़ सरबड़ करने में लगे थे और मुख्यमंत्री जी तो सदन में कह दिए कि हम जांच करावेंगे। इसलिए ये लोग जनता के बीच सदन छोड़कर भागे कि हमारा पोल यहाँ रहेंगे तो खुलेगा। जनता को इसी बहाने भरमा दें, लोगों की भीड़ जुटा करके मुख्यमंत्री पर एक प्रेशर बनाने का प्रयास। लेकिन ये अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, संदेशखाली से है, जहां पर गिरफ्तार शाहजहां शेख को लेकर लगातार सियासत चल रही है। उधर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बार फिर से संदेशखाली पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद से टीम के सदस्य संदेशखाली के पड़ोसी इलाके मझेरपारा, नतूनपारा और नासकपारा इलाके में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से मुलाकात की गई। टीम के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वहां पर ज्यादातर पीड़ितों ने शिबू हाजरा पर गंभीर आरोप लगाए।
इतना धमका के भेजते हैं। वो ये वर्ड बोलती है कि हमें मनोरंजन करने के लिए बोला गया है। वो बलात्कार, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे शब्द मुंह से ही नहीं निकाल पाती, पर उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। अब अगली खबर दिल्ली की। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार 10वां बजट पेश करने वाली है और इस बार वित्त मंत्री आतिशी हैं और ये बजट पेश करेंगे। मंत्री बनने के बाद से पहली बार वो बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार का ये बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। केजरीवाल सरकार ने पहले ही राम राज्य के 10 संकल्प अपनाए हैं। उसकी झलक इस बार के बजट में देखने की पूरी उम्मीद है। चुनावी साल होने की वजह से माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार सभी वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखेगी। आज दिल्ली में बजट पेश किए जाने की अहम खबर भी है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने भी हाजिर होना है। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में 8वां समन थमाया है। इससे पहले ईडी के 7 समन पर अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। हर बार आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया था और अरविंद केजरीवाल ने पेशी से इनकार किया था। तो 2 नवंबर को पहला समन आया था और उसके बाद समन पर समन मिलते चले गए। 8वां समन आज पेश होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। अब अगली खबर मध्य प्रदेश कैबिनेट से जुड़ी हुई। आज मोहन यादव कैबिनेट अयोध्या जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके तमाम मंत्री परिवार के साथ में रामलला के दर्शन करेंगे। योगी सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करने के साथ साथ एमपी सरकार की तरफ से वहां पर धर्मशाला बनाने की संभावना पर भी विचार करेगी। साथ ही सरयू किनारे यदि एमपी सरकार को जमीन मिलती है तो सरयू नदी के तट पर राजा विक्रमादित्य के नाम से घाट भी बनाया जाएगा। पुणे में एसीपी की सांसद सुप्रिया सुले बैडमिंटन खेलते नजर आए। वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी, तभी उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट पर रैकेट थामा और मुकाबला शुरू हो गया। काफी देर तक उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट पर अपना हुनर दिखाया। अब बात किसानों की। एक बार फिर से किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है और उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके मुताबिक 6 मार्च को देश भर में किसान, मजदूर और आदिवासी ट्रेन और बसों से दिल्ली कूच करेंगे। 6 मार्च के अलावा 10 मार्च को भी आंदोलन की योजना है। किसानों के मुताबिक 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से वो देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे और इसकी जानकारी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मांगे ठोस है और उनका समाधान होने तक ही संघर्ष जारी रहेगा। ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए। 6 मार्च वो जो उनका तरीका था, उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहां पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से। अब बड़ी खबर, आईएनएलडी नेता नफीस सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीम ने आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है। आईएनएलडी के प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इसमें अब एक्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने गोवा से गिरफ्तारी की है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। साझा ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। गोवा से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में कुछ गैंगस्टर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, कुछ आरोपी लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। सीसीटीवी में उस समय ये आरोपी नजर आए थे और
इन्हीं की निशानदेही पर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। 2 आरोपी अब गोवा से पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने साझा ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियां की हैं। इनसे पूछताछ इस मामले में चल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रविवार को क्रिश्चियन समुदाय और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां पर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी आरोप को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो उन पर दूसरी तरफ से पथराव कर दिया गया। हंगामा हुआ, बवाल हुआ। इसकी जानकारी पुलिस को पहुंची तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को प्रतिबंधात्मक उन पर कार्रवाई की है। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक वो सभी कार में सवार होकर अपने घर वाराणसी जा रहे थे, तभी वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर यह हादसा हो गया। अब बात मौसम की। इन दिनों पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप हो गया है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं और सैलानी जरूर खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी के चलते मैदानी भागों में भी ठंड महसूस हो रही है। पहाड़ों से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फबारी ने स्थानीय लोगों को थोड़ा मुश्किलों में डाला है, लेकिन ये सैलानियों के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। सैलानी बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आए, जिससे पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। पहाड़ों पर ये बर्फबारी जिसकी वजह से यातायात पर असर पड़ा है। कई जगहों पर मार्ग बाधित है, सड़कें बाधित है और कई जगहों पर स्नो कटर मशीन से सड़क से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। तो